I just want you to stop, take a moment, and think and imagine that you give 5 attempts and you're not able to qualify prelims at all. Could be because of GS or CSET. But then you make certain changes in your preparation, you do certain corrections in your preparation, and you qualify all the 3 stages. She made through prelims, mains, interview all in just one single, by the way, which was her last attempt. Her strategy, especially in the 6th attempt, is a complete turnaround because the moment she became micro theme first or PYQ first, she came very close to what UPSC expects an aspiring to do. हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम इस बार तो यूपीएससी कुछ और ही पूछेगा एंड देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स। हम और नए नए सोर्सेज ढूंढने लग पड़ते हैं। यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द क्वेश्चंस और द थीम्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर और बुद्धिज्म, दीज आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम एंड हेंस यू हैव टू प्रिपेयर दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली बिकॉज ये बाकी एस्पिरेंट सही कर आएंगे, है ना। तो आप गलत नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहे हो बिकॉज देन यू आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। एक और क्वेश्चन है लिपस्टिक वाला है, जो लिपस्टिक लेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये रिपीट हुआ है ना। इस तो आई हैव टू हैव नॉलेज कि कौन से वाले केमिकल्स कौन सी कमोडिटीज में फाउंड आउट होते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ ही रहा है। जो मेजर एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, बिकॉज आजकल आंसर राइटिंग में हम वैल्यू एडिशन जितनी ज्यादा करते हैं मार्क्स उतने मिलते हैं ना। तो डाटा कमेटीज, whatever committees का recommendations we are putting into, I had this habit of writing diaries and analyzing things। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर तो मेरे अंदर विल नहीं है और करने की, मैं और पुट इन नहीं कर सकती, अगर मैं मेहनत नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूंगी। पर व्हेन आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ आई वाज रेडी फॉर इट। सो दैट इंटरनल फोर्स वाज ऑलवेज देयर। वो बिलीफ था कि यार हो सकता है, और अगर शुरू किया है तो मुझे तो मेरा तो हमेशा है कि उसको खत्म कर ही मैं हार मानूंगी जब तक यूपीएससी फाइनली नहीं बोल देता कि यू आर नॉट रिकमेंडेड इन माई लास्ट अटेम्प्ट, देन आई विल लीव इट। सो आई हैड दैट थिंग इन मी। Just to give a quick overview, पहले 2 अटेम्प्ट में शी वॉज नॉट मच प्रिपेयर्ड, दोज अटेम्प्ट्स बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इन कॉलेज, अनप्रिपेयर्ड थे वो अटेम्प्ट। 3rd अटेम्प्ट में शी कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स। शी हैड एन ऑप्शन टू परस्यू पीएचडी इन दैट अटेम्प्ट, बट उन्होंने ड्रॉप करके शी वेंट अहेड कि अब सिविल सर्विस ही देना है, पीएचडी का प्लान ड्रॉप करके, बट कुडंट मेक थ्रू। शी गैदर्ड हरसेल्फ बैक एंड देन अटेम्प्टेड 4th टाइम। जीएस तो हो गया, बट सी सेट में शी वॉज नॉट एबल टू पास थ्रू, राइट? अगेन शी गैदर्स herself बैक, 5th अटेम्प्ट अगेन जीएस हो गया, बट सीसेट में फिर प्रॉब्लम हो रही है। नॉट दैट शी डिडंट डू सर्टेन करेक्शन, बट उन्होंने सीसेट पढ़ा, बट थियोरेटिकली ज्यादा हो गया प्रिपरेशन, प्रैक्टिस या पीवाईक्यू को ज्यादा नहीं किया, एक्सेट्रा। एंड वहां पे फिर से सीसेट ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। एंड फाइनली शी हैड इनफ एंड सेट डाउन एंड फिगर्ड आउट चाहता क्या है यूपीएससी, पीवाईक्यू में चाहता क्या है, कैसे करना है। वंस यू गेट दोज काइंड ऑफ क्लैरिटी, अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, एक वो फिलोसफी बन जाती है, स्ट्रेटेजी बन जाती है कि अब इस पे ही स्टिक है, दिस इज इट, लास्ट अटेम्प्ट। एंड देन शी मेड थ्रू 10 मार्क्स, ऑलमोस्ट गॉट 98 इन जीएस, 92 इन सी सेट। जो पेपर इतना प्रॉब्लम कर रहा था उसमें 25 मार्क्स ज्यादा आ गए कट ऑफ से। एंड देन मेंस निकल गया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ा उन सालों में। शी हैड द बिलीव कि जैसे ही होगा मैं तीनों स्टेज को मेरे को निकालना है, तो मेंस भी उन्होंने पढ़ाई की है। हर ऑप्शन वाज जियोलॉजी। सो इफ एनीवन इज फ्रॉम जियोलॉजी और दैट, तो please feel free to ask those questions. And eventually, yes, prelims, mains, interview in her last attempt she made through. So that's what we are going to discuss, her journey, etc. today, the changes that she made in her preparation. We'll start with, I before we start, I'm going to share certain content at the end of the session. I'll share the link, so just stay till the end. That's what we have launched, prelims micro theme and mains micro theme also. Uh, if you're attempting 26 May में आपका prelims है, if you're attempting 27 May में again prelims है, these are the deadlines we need to be aware of. उसके हिसाब से ही हमारी strategy होगी, right? I had a call with her in the morning just to understand कि ऐसे क्या changes है. It basically came down to 3 pillars कि पहले syllabus को पकड़ो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो कि यार ऐसे कौन से टॉपिक है सिलेबस में जो यूपीएससी के फेवरेट बन चुके हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा है, उसको माइक्रो थीम बोलते हैं। अब आपको ये बैठ, शी हैड टू डू इट हर सेल्फ बिकॉज उस टाइम तक सिविल्स दिल्ली का, शी वॉज अ पार्ट ऑफ हर मेंटरशिप प्रोग्राम शिवाली। इन हर 4th अटेम्प्ट शी ज्वाइंड अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, बट उस टाइम तक वी हैड नॉट कम आउट विद माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट, नाउ वी हैव। तो आप में से किसी को भी अब सिलेबस में पीवाईक्यू को मैच करने की जरूरत नहीं है, इट इज फ्रीली अवेलेबल, आई विल शेयर द लिंक। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी अपडेटेड है। देन कम्स द पॉइंट, वंस आई हैव आइडेंटिफाइड द टॉपिक, मेरे को नोट्स बनाने हैं, मेरे को स्टैंडर्ड बुक से, करंट अफेयर से सब कुछ मिक्स मैच करके सॉलिड नोट्स बनाने हैं, 1 पेज नोट्स, वो सेकंड है। और थर्ड है, ये पढ़ाई करने के बाद मुझे खुद को बहुत सारा टेस्ट करना है, आंसर राइटिंग टेस्ट, और एक फीडबैक लेते रहना है मेंटर से। ये दैट्स व्हाट शी केम डाउन टू, शी सिंप्लीफाइड हर प्रिपरेशन लाइक दैट। ऑन योर लेफ्ट साइड यू सी हर टेलिंग हर मेंटर स्वतंत्र सर की प्रीलिम्स
हो गया है, दिस इज व्हाट शी एक्सपेक्ट, शी वाज एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 100, शी इन एक्चुअली शी गॉट 98, वेरी क्लोज टू हर एक्सपेक्टेशन। सी सेट में आपने थोड़ा कम गेस किया है, यू गेस्ड 77, बट एक्चुअली में यू गॉट 92। बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस or something, or I think maybe the keys you were referring would be different. On your right side, you can see the mains result when she passed through mains. This is her last attempt, sixth attempt. So what we are going to discuss is her 5 year journey of previous attempts. कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहाँ पे गलतियां हो रही है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि लास्ट में उन्होंने क्या चेंज किया। सो शिवाली, लाइक इफ यू कैन वॉक अस थ्रू योर फर्स्ट 5 attempt, एंड in terms of prelims, मेंस, या इवन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, वो शुरू के ईयर्स में प्रिपरेशन जो एक बिगनर की होती है, वो क्या मेजर मिस्टेक्स हैं दैट एवरीवन हियर हु हैज जॉइंड दिस सेशन माइट कमिट, सो दैट दे आर मेड अवेयर कि यार ये बेसिक गलती तो नहीं करना अपनी प्रिपरेशन, एंड सेव Yes, दोस फॉर 5 years. yes, sir. Thank you for having me, sir. Thank you. Hello, everyone. So, the first issues which I had gone through in my preparation, एक तो क्या होता है जब हम इस प्रेपरेशन में आते हैं, हमें एक तो बोल दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। सो आई यूज टू स्पेंड अराउंड 2 hours रीडिंग न्यूज़पेपर, समटाइम 3 hours ऑल्सो इन न्यूज़पेपर इटसेल्फ, बट वो चीज़ प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि वर्क नहीं करती है इस एग्जाम में। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, you just have to have the understanding of what is going around, but like making notes from the newspaper and then sticking to it for 3 or 4 hours is a wrong strategy. ये एक मेरा शुरू वाले अटेम्प्ट्स थे जो उसमें मैंने ये गलती की है, तो अब मैं नहीं चाहती कि बच्चे और करें। बिकॉज अगर हमें ऑलरेडी देखो, वी आर गेटिंग करंट अफेयर्स जॉटेड इन सम मैगजीन, इन एनी मैगजीन, तो वी कैन, हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम वहां से करंट अफेयर्स को कवर कर लें। ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली करना है, डिलीजेंटली करना है, पर हम रादर देन कंपाइलिंग एंड वेस्टिंग आवर ओन टाइम, हम वो चीज़ है जो वो करंट अफेयर्स मैगजीन से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बट डोंट स्पेंड मोर देन लाइक 30 to 40 minutes, इससे ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर को टाइम नहीं देना चाहिए। फर्स्ट मेन थिंग जो मुझे लगता है मैं बहुत टाइम वेस्ट करती थी। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अनदर फोबिया विच इज एसोसिएटेड विद दिस एग्जाम इज, बच्चों को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स करना है, और अब करंट अफेयर्स इतना ज्यादा है कि हिंदू तो अकेली कवर नहीं करती है। यू डू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, देन यू डू पीआईबी, देन समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग अदर वेबसाइट्स ऑल्सो। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि सिलेबस इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट, सो वी हैव टू लिमिट आवर सोर्सेज। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिपरेशन, बिकॉज ऐसे तो आप जितना ज्यादा, देन करंट अफेयर्स इज नेवर गोइंग टू एंड, राइट? So just have particular set of sources. For example, if you have planned to do a particular coaching institute's magazine, then stick to it. Don't uh, run in the FOMO. FOMO is the word. बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है कि हमारा करंट अफेयर्स रुक रहा है, जबकि करंट अफेयर्स मैंने देखा है कि जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं मेजरली, अभी आपका एग्जाम आएगा ही आगे प्रीलिम्स का, उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बट स्टैटिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बच्चों का स्टैटिक बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, दे डोंट लूज प्रीलिम्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वेरी गुड एट करंट अफेयर्स। सो व्हाट आई विल सजेस्ट ओवर हेयर इज कि आप अपने करंट अफेयर्स का एक लिमिटेड टाइम रख लीजिए। जैसे मुझे एक दिन में 1.5 से 2 घंटा ही करंट करना है, ये नहीं कि मैं सारा दिन सिर्फ करंट ही पढ़ रही हूँ और बाकी मुझे सिलेबस का पता ही नहीं है एग्जाम के, राइट? सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। देन द थर्ड प्रॉब्लम, या जो थर्ड इशू रहा है मेरे शुरू वाले अटेम्प्ट्स में, वो ये रहा है कि जब आपका 1 या 2 बार प्रीलिम्स नहीं होता तो आप डर बहुत जाते हो। सो यू काइंड ऑफ, आप एग्जाम से पहले नींद नहीं आती है, ये सारी चीजें, यू आर मेंटली नॉट वेरी गुड, यू थिंक दैट इट इज समथिंग, आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव चला जाता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि एग्जाम इम्पैक्ट होता है, एनी और एनी हाउ एग्जाम गेट्स इम्पैक्टेड। सो दिस, फॉर दिस आई विल सजेस्ट, जो मैंने इस अटेम्प्ट में किया भी वो था कि आई मेड श्योर कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ का भी साथ साथ ध्यान रख रही हूँ, और फॉर दैट आई यूज टू गो टू रनिंग, लाइक बिफोर प्रीलिम्स मैं रोज सुबह फॉर लाइक 30 minutes आई यूज टू गो फॉर रनिंग, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। बिकॉज ऑन दैट डे ऑफ प्रीलिम्स, वो जो 2 hours होते हैं वहां पे, अगर आपका माइंड इज नॉट इन अ गुड स्टेट एंड यू आर नॉट पॉजिटिव, थिंग्स कैन गेट रॉन्ग, है ना? आप गलत मार्क कर देते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। स्पेशली स्पेशली व्हेन प्रॉब्लम हो रहा है प्रीलिम्स में पहले से, हाँ, तो हाँ। यू कैरी लास्ट अटेम्प्ट का यू वेट। बर्डन बर्डन बहुत ज्यादा।
तो उसमें फिर क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स में हमें एक बात ये भी समझनी है कि इट इज नॉट ओनली नॉलेज बेस्ड एग्जाम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू गेस, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सारा प्रीलिम्स आता होगा। एक बच्चा जो बहुत अच्छे से भी तैयारी कर कर गया है, उसको 30 या 35 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर 40 मैक्सिमम। बट वी अटेम्प्ट अराउंड 85 क्वेश्चंस एवरेज फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। पीपल ऑल्सो अटेम्प्ट मोर देन 90 क्वेश्चंस, है ना, फॉर दिस एग्जाम। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि आप सिर्फ 40 क्वेश्चंस करके आए। So for that guessing, you need your mind to work in a proper manner, and also you have to do lot of analysis of the previous year questions. ये भी एक प्रॉब्लम रही है मेरे पिछले कुछ अटेम्प्ट्स पे। हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम इस बार तो यूपीएससी कुछ और ही पूछेगा, एंड देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स फॉर आवर सेल्स। हम और नए नए सोर्सेज ढूंढने लग पड़ते हैं, नई नई एनसीईआरटीज निकालने लग पड़ते हैं। आई रिमेंबर एक आई थिंक इन माई थर्ड अटेम्प्ट कुछ एनसीईआरटीज गॉट फेमस। देयर वर न्यू एनसीईआरटीज ऑफ 11th और 12th। माइक ऐसे थीम्स करके एक एनसीईआरटी आई थी, तो मैं एग्जाम से पहले वो थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ रही थी कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बट दैट नेवर हैपेंस एक्चुअली, यू नो। You have to just stick to the questions or the themes which have been asked again and again. For example, Vijayanagar Empire or Buddhism, these are being asked in the exam, and hence you have to prepare these things very properly, because ये बाकी एस्पिरेंट सही कर आएंगे, है ना। तो आप गलत नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बिकॉज देन यू आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, राइट। सो ये मेरी कुछ गलतियां थी पिछले ईयर्स में, कि मैंने इन सब चीज़ों को समझने में टाइम लगा दिया, एंड माई प्रेपरेशन वॉज नॉट डायरेक्शनल। आई वॉज गोइंग, मतलब आई वॉज स्टडिंग लाइक मोर देन जितने आवर्स मैंने इस साल पुट इन किए हैं, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा आवर्स मैं पुट इन कर रही थी अपने पिछले अटेम्प्ट्स में। बट बिकॉज माई स्ट्रैटेजी एंड माई वे ऑफ स्टडिंग वॉज रॉन्ग, इट नेवर लेड टू एनी फ्रूट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझिए कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है, एंड हेंस आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करिए, एंड देन यू जस्ट गेट ऑन टू इट, एंड देन नो डाउट्स, नो फोमो, एंड नो disbelief that you cannot do. That is all which works, I believe. So Okay. And these are the certain things I think you have been talking about these things. So, uh, first point is overreading, but I think a lot of people here they've been told again and again by rankers कि limit your sources, ज़्यादा books मत पढ़ाओ। ये तो काफी it's a known thing now, हाँ जी, right? हाँ जी। कि मतलब keep it limited, etc. But when I'm actually literally opening an NCRT या Lakshmikant, what are the limits? Like, is it does it always come down to identifying certain PYQs कि इतना ही depth है, इतना ही पढ़ो? How do I say no कि no, this is where I stop? What was the difference that made in last attempt कि मतलब this is what is important. I should not be over reading. Where do you draw that line? Otherwise, और एक in that flow, any aspirant here will just keep reading because of the FOMO, as you said. कि Sir, yes, sir. For example, sir, I have seen people start finding out sources from where UPSC is asking questions. For example, history के questions बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आते हैं कई बार, और कई बार वो हमारे जो sources होते हैं वहाँ से नहीं आते हैं। Ancient history के questions extended जैसे कुछ sources से भी आता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो sources ढूंढने लग पड़ते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वो पूरा सोर्स पढ़ने लग पड़ते हैं। सो दिस इज आई थिंक नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज उससे अब क्या है कि यूपीएससी अगली बार वो सोर्स रेफर करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आपने एक पूरी किताब पढ़ने लग गए जस्ट बिकॉज यू फील दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हर एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी इज बीइंग कैटर्ड बाय लक्ष्मीकांत इन अ वेरी गुड मैनर। तो मुझे लक्ष्मीकांत के अलावा मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और करने की ज्यादा जरूरत है, राइट। बट अगर हिस्ट्री मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जाम्पल आई रेड तमिलनाडु का एनसीईआरटीज, एंड फॉर एंशियंट ऑल्सो एंड मिडीवल, सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद मैंने कुछ और किया भी नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दैट इफ दे आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन विच इज टोटली आउट ऑफ बॉक्स, वो किसी को भी नहीं आता होगा, वाई शुड आई फ्रेट माई माइंड अपॉन दैट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज। उससे अच्छा है कि मैं जो मोर यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, है ना, तो इकोनॉमी हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से कवर हम जब करते हैं तो वी आर एबल टू सॉल्व यूपीएससी क्वेश्चंस। सो व्हाई डोंट आई रिवाइज दैट लाइक रिपीटेडली रादर देन फाइंडिंग आउट अ सोर्स फॉर एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी वैसे केटर हो ही जाती है सर हमारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से। आई एम पर्टिकुलरली हियर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स विच आर नॉट बीइंग केटर्ड by our standard books, so we can just leave them. And to those questions which are not being solved by us after reading standard sources 2 3 times also, then we have to believe कि किसी से भी नहीं हो रहा है, so they are not a source of tension. At the end of the day, cutoff is going to below 50%, right? So we can have that confidence in us and rather focus on Yeah, revision of what we have read. especially
Yeah, I think especially we can whatever like relegate or deprioritize the यस। subject or topics जो जिनकी frequency कम है यूपीएससी में. हाँ जी। Especially when we know that we have not covered the topics जो that Pareto principle you were saying 80-20 rule. यस सर। Focus on the topics which are very hard. So a short overview about your last attempt, the changes that you made, and you know, because you were working with Swatantra sir also. So what are the basic fundamental changes, completely different from last five attempt in terms of understanding exam and whatever आप जो पढ़ रहे थे, how did you apply in your mock test, feedback वगैरह. So like a short overview if you can give for सर the मेरा audience. क्या था कि इन लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स वेन एवर माई प्रिलिम्स वॉज नॉट बींग क्लियर, जब मेरा प्रिलिम्स नहीं हो रहा था, रादर देन सिटिंग 2-3 months एंड रैंटिंग अपॉन इट, मैं मेंस उठा लेती थी। मुझे था कि एक दिन तो प्रीलिम्स होगा एंड देन माई मेंस शुड नॉट स्टॉप, बिकॉज उसके बाद दोबारा प्रीलिम्स होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम नॉट एबल टू, कुछ है जो रोक रहा है प्रीलिम्स को। सो आई यूज टू ओपन माई मेंस का बुक्स एंड मैं अपना ऑप्शनल का हैड मेड ऑल द नोट्स। आई यूज टू आंसर राइट माई ऑप्शनल डेली एंड विद सतंदर सर वी यूज टू डू आंसर राइटिंग। तो वो अब इसमें क्या था कि बिकॉज आई वॉज प्रोवाइडेड टू टॉक टू हिम, मेरे को उनसे बात करने का ऑप्शन मिलता था, तो मैं उनको कॉल करके पूछ लेती थी मेरे आंसर्स में प्रॉब्लम क्या है। सो लाइक ही यूज्ड टू टेल मी कि आपका स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है, आप इतने पॉइंट्स लिखिए, आप इतना लंबा पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप मोर पॉइंट्स दीजिए, इस डायमेंशन ये आप डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं इकोनॉमी में, ये डायमेंशंस पॉलिटी में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे एक गुड आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग आ गया था। ये काम मैं करती थी आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट। इफ प्रीलिम्स रिजल्ट इज पॉजिटिव देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क, एंड इफ प्रीलिम्स रिजल्ट इज नेगेटिव देन ऑल्सो इट विल वर्क इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट एक्चुअली वर्कड। बिकॉज जब प्रीलिम्स हो गया तब उसके बाद 24 में तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम था मेंस के लिए, वी हैड ओनली 2 months। सो उस वक्त मुझे आंसर राइटिंग अच्छे से आती थी, एंड इन दोज 2 months आई मेड श्योर कि मैं रोज आंसर राइटिंग कर रही हूँ। नॉट फॉर 3 hours, आई यूज टू डू फॉर 1.5। मैं 1.5 घंटा बैठकर आंसर्स लिखती थी, 10 आंसर्स लिखती थी, सो एज टू वर्क ऑन माई स्पीड एंड ऑल्सो माई डायमेंशन थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंक। बिकॉज मेन्स में ऐसा होता है सर कि हमें ना टाइम नहीं होता है, वी कैन नॉट थिंक। हमें बस रीड करना है, समझना है डिमांड क्या है क्वेश्चन की, एंड वी हैव टू राइट, वी कैन नॉट थिंक Yeah, बिकॉज वी probably डोंट six हैव seven टाइम। minutes for 10 Yeah, we, markers. we we don't have time, and it is always suggested to fill the sheets like properly, we cannot leave the sheets। वो फिर बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम पहले ही प्रिपेयर्ड हों। ये नहीं है कि जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम मेंस की तैयारी करने बैठे हैं, देन इट इज नेवर गोइंग टू हैपन, मेंस विल नेवर हैपन। मेंस की तैयारी पहले ही अच्छे से, आपके डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे आंसर्स लिखना है, एंड दैट रियली वर्कड फॉर मी, क्योंकि मैंने अच्छे से लिखा था। तो मेरे एक्चुअल मेंस में आई कुड गो गेट थ्रू लाइक इन द माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो, अदरवाइज मेंस क्रैक करने में ही कई बार 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं सर। या एंड अबाउट द ये जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो डेली, आप बोल रहे हो कि आधे घंटे 10-15 आंसर्स ऐसे, हाँ जी। वर दीज पीक्यूज ऑफ जीएस या फिर पीवाईक्यूज। जो समाचार पत्र में यू आर राइटिंग या फिर व्हाट वाज दैट? पीवाईक्यू सर, जब मे प्री का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद का जो टाइम है फॉर 2 months, आई ओनली रोट पीवाईक्यूज। 10 पीवाईक्यूज आई यूज टू राइट डेली। इन द इवनिंग आई यूज टू राइट दैट, बिकॉज उसके बाद आर्म्स बहुत दर्द करने लग पड़ती हैं, बिकॉज वी राइट इन स्पीड। सो उसके बाद मुझे होता था कि इसके बाद मैं सो जाऊंगी, सो आई यूज टू राइट रात को डेली फॉर 1.5 hours वाज देयर एनी पीवाईक्यू। फीडबैक, आप इस आंसर्स पे फीडबैक ले रहे थे या वाज इट जस्ट यस। कंप्लीट करने, व्हाट वाज नहीं इट नहीं, लाइक? आई वॉज टेकिंग द फीडबैक सर, आई वॉज समटाइम्स आई वॉज स्कैनिंग एंड सेंडिंग टू स्वतंत्र सर इट सेल्फ, बट कई बार उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता था बिकॉज सारे आंसर्स वो नहीं चेक कर पाते थे। सो आई यूज टू गेट इट इवेल्युएटेड थ्रू सम ए आई, एक देर इज सम कलेक्टर बाबू करके एक ए आई प्लेटफॉर्म है, आई यूज टू सेंड इट टू दैट, एंड सम answers I sent to my friends who had cracked the exam. तो I had multiple sources through which I used to get the feedback, because बहुत सारे answers होते थे, तो for one person it was not feasible to give the feedback. So whatever feedback you'll get, you will reflect on it, apply in the next day, और वो compound होते जा रहा है. यस सर, यस सर, वो अगले दिन ही पता चल जाता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सो आई कैन काइंड ऑफ पुट दैट इन माय कमिंग Why आंसर्स। is it coming so natural to you? I have met so many aspirants जिनको आंसर लिखना बहुत मुश्किल है, like discipline wise I'm saying. So there are two things. One is कि sir I have not prepared my content yet. How do I write my answer? Like मेरे पास content नहीं है. How do you overcome that mental block? Second is like do you actually wait? Because आपने मेरे को बोला कि I think the third point कि late answer writing you started. Uh, like last attempt में 1.5 year you were doing answer writing mostly. यस सर, यस सर। सर वो And second is like, how do you develop the discipline of writing every day? Like, सर वो मुझे लगता है कि दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो आई यूज टू
on my bench I had written that one day result will come, so you can either cry then or you can cry now, because one day the result is going to come. And अगर मैं आज नहीं लिख रही हूँ, so in my 2 months I had made it clear to myself कि अगर मैं नहीं लिख रही हूँ तो मेरा result नहीं आने वाला है, I should not wait for my result then. So if I want the result, I had to put that effort, otherwise it is मतलब not जस्ट going बी to happen. ब्रूटली ऑनेस्ट कि आज नहीं तो कल तो Yeah. रिजल्ट में फिर नाम नहीं आएगा, हाँ, सो एंड देयर नो इफ यू ब्लेम। आस्क मी कि उससे पहले कैसे मेरा इनर्शिया टूटा, तो वो आई थिंक यूएपी हेल्प्ड मी इन दैट, बिकॉज स्वतंत्र सर वाज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग मी कि तुम कर रही हो, कुछ कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग. सो उस टाइम पे व्हेन यू आर अनसर्टन कि कभी प्रीलिम्स होगा भी या नहीं होगा, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्वतंत्र सर रियली हेल्प्ड मी कि नहीं हो जाएगा, बट अभी तुम आंसर्स लिखो. सो उस टाइम पे इनर्शिया लाना थोड़ा मुश्किल होता है जब आपको पता ही नहीं है कि आप मेंस दे भी रहे हो या नहीं. सो दैट टाइम आई थिंक यूएपी हेल्प्ड मी, बट जब रिजल्ट आ गया, कि जब मुझे क्लियर हो गया दैट आई एम राइटिंग मेंस, देन आई मेड श्योर कि आई एम नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड इन माय दिस थिंग. आई रिमेंबर यू टेलिंग मी अगर प्रीलिम्स हो भी जाता आई हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, अदरवाइज बैक टू जीरो, मेंस नहीं होगा तो फिर क्या ही पॉइंट है, सो पॉइंट ही नहीं है. हाँ जी. इट्स बेटर दैट आई राइट आंसर्स इवन बिफोर प्रीलिम्स. हाँ So, जी. otherwise, what's the point of qualifying prelims? So, I also remember you telling me, yes, you were putting out 7, 8, 10 hours, blah, blah, but I think you deliberately divided your day into certain sessions. Yes sir, Uh, this so can also I we did talk like a last bit time. about how were you deciding what sessions and कैसे होता था ये every day? सर अब इन दिस एग्जाम देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कैन कॉज यू फेलियर. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जैसे आपने बताया ही है कि सी सैट फेलियर का रीजन बनी जा रहा था. आई वॉज क्लियरिंग जीएस कट ऑफ बहुत पहले से, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई सी सैट कट ऑफ. सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कैन कॉज फेलियर. सो देयरफॉर पूरा दिन हम एक चीज नहीं पढ़ सकते. वी हैव टू डिवाइड आवर डे इनटू सर्टेन सेशंस जिसमें हम हर चीज कवर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट सेशन होता था जब प्रीलिम्स का टाइम है, तो माय फर्स्ट सेशन शुड बी ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग. आई शुड हैव दैट एमसीक्यू एप्टीट्यूड. मैंने जैसे बताया कि यू कैन नॉट नो 100 क्वेश्चंस. जो आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, उसमें से आपको 35-40 क्वेश्चंस आते होंगे, बाकी आपका एप्टीट्यूड इज गोइंग टू वर्क. एंड फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाट examiner is thinking when he or she is putting a question to you. So for that I used to have my first session reserved for MCQ solving. 50 क्वेश्चंस मैं रोज सॉल्व करती थी प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले ही. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. And then my next session should be of main subject. For example, I'm doing history. My target, my plan is of history. Completing in 5 days, I'll do my history ka chunk for 2.5 hours or 2 hours, and then I'll have lunch, and then I'll move to CSAT. I'll give 1.5 to CSAT also daily, because it was a roadblock for me. It took my 2 attempts, right? So CSAT, I had fear also of CSAT, so I had to be well practiced. सो सी सैट का एक सेशन रहता था, एक करंट अफेयर्स का सेशन रहता था, फिर सी सैट के बाद एक, मतलब यू हैव टू हैव प्रैक्टिस सेशन, मेन सब्जेक्ट सेशन, सी सेट सेशन ऑल्सो यू शुड हैव, आंसर राइटिंग सेशन ऑल्सो यू शुड हैव. बट यू हैव टू ऑब्वियसली हैव देम अकॉर्डिंग टू द, जैसे अब ये वाला टाइम चल रहा है, अभी हम प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर रहे, अभी हम मेंस का कर रहे हैं, तो आपका आंसर राइटिंग सेशन हो सकता है रादर देन एमसीक्यू एप्टीट्यूड Correct. सेशन, राइट? So it सो उस depends on तरीके which से, month, हाँ, etc. which month you are टाइम standing up पीरियड for एग्जाम के competition. साइकिल में कौन सा पीरियड चल रहा है अभी, हाँ सो जी, हाँ जी, उस तरीके probably से. by the end of February one should move to And prelims one discussion. optional session also you have need to have like 2 hour session. Optional is very important at least जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो जब And तक. what is the process? Like you pick up standard books या फिर जो भी syllabus decide किया, let's say history, geography, polity, and like what do you do? Do you annotate in the book? Do you take notes right then and there? How does this happen? Like, Sir, I used a recall technique a lot. I should mention it here because अब मैंने इतनी बार पढ़ लिया है. I'm in my sixth attempt. I have read correct. Lakshmikant a lot of times. So there is no point of passive reading. I'm just reading the stuff again and again. That will get boring also, and I'll also fall asleep, है ना? So There's what no I incremental benefit. You have yeah. already know the point. Yes. So what I used to do is when if I'm reading preamble, I'm going to put my hand on the book, and then I will ट्राई टू रिकॉल कि मुझे क्या क्या याद है. पहले मैं पूरा प्रियम्बल रिकॉल करूंगी, फिर कौन से केसेस एसोसिएटेड हैं इसके साथ, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुके हैं यूपीएससी में, वो भी मैं आई एम गोइंग टू मेक श्योर. इफ आई एम नॉट हैविंग एनी पीवाईक्यू का बुक, आई आस्क चैट जीपीटी और एनी एआई सिस्टम टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम फ्रॉम दिस टॉपिक इन यूपीएससी, है ना? तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ओके यूपीएससी ने ये पूछा है, मुझे
मुझे इतना याद है, अच्छा दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम मिसिंग इन दिस चैप्टर, so then my mind is going to actively remember that point कि अच्छा ये वाली thing I am missing, so this will be like very proactive type of study। और इसमें हमारा efficiency बहुत ज़्यादा आता है। कई बार क्या होता है कि हम 3 या 4 घंटे बैठकर भी कुछ गेन नहीं करते हैं, बस बैठकर किताब रीड करते रहते हैं। कई बार हम 2 घंटे बैठकर भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। आई कॉल दिस आई कोर फिनोमिनन, जो हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि आप कितना आउटपुट निकाल रहे हो कम आवर्स में बैठकर भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। समटाइम्स वी जस्ट फूल आवरसेल्व्स कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 9 घंटे पढ़ रहे हैं, बट दैट इज mere fooling yourself when you are not getting out any productive outcome of your hours। ये भी मेरे साथ मुझे लगता है शुरू वाले ईयर्स में हुआ है कि मुझे एक फीलिंग रहती थी कि मैं इतने घंटे तो पढ़ ही रही हूँ, मेरा हो जाएगा, बट नो, यू इफ यू आर इवन सिटिंग फॉर 7-8 hours, यू नीड टू नो हाउ मच आप उन घंटों में कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. I mean, that's the difference between studying and preparing. ये competitive exam है. यस, So eventually, number of hours, well, almost everyone is going to work hard and sit down. एग्जैक्टली। We really need to reflect and judge कि am I developing the ability to solve more questions in less amount of time or not? So great. Let's just deep dive into prelims का GS and CSET. We can start with CSET, which is the most troubling factor for हाँ you. जी सर। बिल्कुल ही परेशान कर दिया 2 attempt का time. So what was like what was the trouble? I think you told me कि maths और aptitude में there is a difference. It's not the math paper. एग्जैक्टली। It's completely different. So anyone who is afraid कि maths पूछ रहा है that's not the thing. They test aptitude. So let's listen her strategy in CSAT. Like how did you go about it eventually? So what happened in my 2021 attempt? I never knew that CSAT is a roadblock for me. I and UPSC हमारे जब मार्क्स डिस्क्लोज करता है तो उसके बाद हमारे पास 20-25 दिन रह जाते हैं अगले ही Hmm. पेपर के लिए। So I Hmm. got to know 20-25 days before, okay, my CSAT is the trouble। और GS तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी। सो इट वाज अ रियल, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हो गई कि अब मैं सीसैट 1 महीने में कैसे तैयार करूंगी, और सीसैट 1 महीने में तैयार हो भी नहीं सकता है। पहली बात, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड यू हैव टू डेवलप, और एप्टीट्यूड ओवर द टाइम, वो टाइम लेता है डेवलप होने में। अब मैंने क्या किया उस 1 महीने में, उस 1.5 महीने में, आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ मैथ्स। आई पिक्ड अप मैथ्स का जो मेजर बैंक वाली बुक्स आती हैं, जैसे RS अग्रवाल की एक बुक आती है, वो उठा लिए मैंने, और कई बुक्स उठा लिए। मैं मैथ्स करी जा रही हूँ कि मेरा इस बार सीसैट ना रुके। But then again, I missed CSAT by 2 questions in my 2022. So I realized कि it is not maths after failing CSAT again and giving CSAT like in a very present manner। अब तब भी अगर CSAT fail हो रहा है तो then I'm missing something। I realized that। And after analyzing, what I found was कि UPSC एक particular type of questions पूछता है CSAT में, और वो भी repeat होते हैं over the years। उनका भी एक अलग तरह का theme है जो repeat होगा, मतलब obviously they are not going to ask you same question, but same type of Yeah. question। like if they are asking something from number system, अगर वो रिमाइंडर निकालने को पूछ रहा है तो वो रिमाइंडर निकालने को किसी और तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। तो वो भी हमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज, जैसे 2023 में दे आस्क्ड लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, उसका भी एक टाइप है। तो मुझे अब वो टाइप पता चल गया है, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये टाइप अगर दोबारा पेपर में आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू लूज। एंड इन माई लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा क्लियर हुआ है CSAT, उसमें मेरे पास तो कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे जो सिमिलरली, मतलब नंबर वाइज भी रिपीट किए हैं यूपीएससी ने। सो यूपीएससी डज रिपीट सीसैट, थीम्स तो करता ही करता है, कई बार तो क्वेश्चंस भी रिपीट कर देता है। सो यू हैव टू बी, अगर आप यूपीएससी के सीसैट की तैयारी कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि आपको मैथ्स डेवलप करना है या आपको बहुत ज्यादा कुछ वीडियोस देखने बैठ जाना है पीओ मैथ्स की तैयारी करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको आप बार बार करिए। ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार सीसैट का पेपर कर लेंगे एंड देन यू थिंक दैट कि ओके मैंने तो सारे पीवाईक्यूज लगा लिए। नो, यू हैव टू समटाइम्स डू इट ट्वाइस एंड समटाइम्स थ्राइस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड ओके यूपीएससी इज आस्किंग मी। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मुझे लगता है, बच्चे एक बार कर लेते हैं एंड देन दे थिंक ओके वी हैव कवर्ड द पीवाईक्यूज, वी आर गुड टू गो। नो, you do not have to cover it once, sometimes you have to do it twice also and thrice also। it gets boring, but that is how it works, because then you kind of it sticks in your mind कि अच्छा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, एंड हेंस अगर ये दोबारा आया तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। दैट्स हाउ आई डिड। And GS was again, was it the same कि PYQ सबसे पहले उठाओ, टॉपिक डिफाइन करो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? हाँ I जी। think we can discuss it said when you made that book of questions. Sorry, हाँ GS जी। का we can discuss there because that is more helpful there. I want to understand what was the frequency of mocks that you were giving in prelims, CSAT and GS, and
व्हाट वाज द एरर एनालिसिस, कैसे कर रहे थे आप मॉक का डिस्कशन मेंटर के साथ, या व्हाट हाउ डू यू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम? व्हाट वाज योर एवरेज स्कोर इन जीएस एंड सीसेट मॉक टेस्ट? सर सी सैट में तो मेरा खराब ही रहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा तो मैंने तो आई थिंक सिविल्स दिल्ली का भी 50s? टेस्ट दिया है इज इट मैंने। इन 50s? हाँ 50s? मैंने बहुत, हाँ 50s में भी आया है, आई हैव गॉट। एंड देन आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ टेंस, बहुत ज्यादा टेंस भी हो जाती है कई बार, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं विच आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। Yeah. तो उससे क्या होता है कि हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए रादर देन फॉर सी सेट, रादर देन गोइंग फॉर कोचिंग मॉक टेस्ट, आई यूज टू Go देन for सिट एंड गिव UPSC PYQ. यूपीएससी का मॉक। हाँ यूपीएससी वाले पेपर्स को ही मैं मॉक समझ कर देती थी। बट विद रिस्पेक्ट टू जीएस हेयर ऑल्सो, बहुत बार मार्क्स कम आते थे, 80s में आ जाते थे या फिर 70s में भी आ जाते थे। बट देन उनके मार्क्स देना बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई मेजर करंट अफेयर्स या कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो सब बच्चे दे रहे हैं वो तो हमें आना चाहिए, व्हाट एवरीवन इज डूइंग, एटलीस्ट वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट, बिकॉज अगर क्वेश्चन उस Hmm. एरिया से आ जाए, सो वी कैन नॉट मिस। Yeah. बेसिक And आई थिंक द बेसिक मंत्र ऑफ दिस एग्जाम इज, आपको कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं करना है, यू हैव टू बस मेंटेन योर काम, एंड देन व्हाट एवरीवन इज डूइंग यू शुड नॉट फेल इन दैट। इट इज एन एलिमिनेशन एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे, राइट? बस, सो yeah, यू it कैन is नॉट, relative. यू कैन नॉट वो गेट, गलत मत करो जो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ जो सब सही कर रहे हैं वो तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, जो सब हाँ, गलत वो कर रहे गलत हैं नहीं। इट्स ओके, वो सबका ही हो रहा है। देन यू डू नॉट हैव टू फ्रेट एंड थिंक अपॉन एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर बुक्स और सोर्सेज कि ये कहाँ से आ गया, वो दोबारा नहीं आएगा। Correct, 100%. Shivali, can you just give some idea about when you have attempted a mock, let's say CD का mock, जब आपने अटेम्प्ट किया होगा जीएस का या सीसेट का, तो क्या प्रोसेस है? उसी दिन आप बैठ रहे हो, अपने आंसर चेक कर रहे हो, फिर लाइक हाउ डू यू फिक्स द थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग? सर अब इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको बताऊंगी, दिस थिंग आई डिड इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स। जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट में आपने बताया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुआ था, जीएस भी नहीं हुआ था। Yeah. सो उसके बाद आई रिलाइड ऑन टेस्ट अ लॉट। मैं जब भी टेस्ट देती थी उसके बाद मैं सारा टेस्ट एनालाइज करती थी, और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हुई होती थी आई यूज टू राइट इट ऑन अ रजिस्टर। Okay. सो आई डिड दैट एक्सरसाइज फॉर आई थिंक अराउंड 2-3 मंथ्स। अब उससे क्या होता है कि बेसिक आपका जो नॉलेज होता है ना वो डेवलप हो जाता है इस एग्जाम के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नए नए आते हैं, वी डू नॉट नो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वी डू नॉट नो रेड सी, वी डू नॉट नो कैस्पियन सी, बट दीज आर द बेसिक्स। ये ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी पूछता ही रहता है बहुत बार, है ना? तो जब आप एक लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 50-60 टेस्ट लगा लिए हैं, एंड देन यू हैव मेड मिस्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, एंड देन यू हैव like put them on your register and remembered them for or revise them, तो आप फिर उन चीजों में गलती नहीं करोगे। अब आपका एक बेसिक बेस तैयार हो गया है। वो मुझे लगता है कि हर बच्चे को करना ही पड़ता है अगर आप उसको प्रीलिम्स निकालना है तो, क्योंकि आप सिर्फ बुक्स से वो नॉलेज गेन नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स में मैंने जैसे आपको बताया कई बार बहुत पैसिव चला जाता है, वी टेंड टू सिट, बट हमारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता। टेस्ट में क्या होता है कि जब हम गलत करते हैं कुछ, तो हमारा माइंड है जो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है कि मैंने ये गलत किया है और ये मेरा दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्टिवली अपने माइंड में दोबारा मतलब टेन टू हम उस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जो वो तभी आएगी जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे, उनको बैठ कर एनालाइज करोगे, उस पर्टिकुलर बेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे। उसके बाद भी अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लाइक उसके बाद जब मेरे अटेम्प्ट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट्स आए, उसके बाद भी ऑब्वियसली मेरी कुछ चीजें गलत होती है, तो मुझे देखना है कि अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है मैं तभी उसको अपने नोट्स में डालूंगी। अगर वो फालतू की किसी टेस्ट ने फालतू से कुछ पूछ लिया है तो देन आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन दैट, एंड दिस कम्स ओवर आफ्टर प्रैक्टिस, ये अपने आप आ जाता है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। Got it, got it. Great. So these are the micro themes that you also set and analyze, right? So this is folks for everyone, for your context. ये शिवाली ने एक बुकलेट मेंटेन की थी फॉर पीवाईक्यू, जहाँ पे शी इज एनोटेटिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूपीएससी चाहता क्या है विथ ईच क्वेश्चन। क्या कैन आई फिगर आउट सर्टेन टॉपिक्स विच यूपीएससी हैज बीन आस्किंग अगेन एंड अगेन, एंड अदर थिंग्स लाइक एम आई यू नो व्हाट इज माई एक्यूरेसी, ये क्वेश्चन गलत नॉलेज के बेस पे हो रहा है या फिर किसी कोई और गलती है। Also able to she was able to understand कि if there is a particular topic, what is the depth of that topic that I need to be prepared for. So she will write things like इस क्वेश्चन में नॉलेज ज्यादा चाहिए या इस लेवल का नॉलेज चाहिए मुझे. So go ahead, Shivali, help us understand like what was the process. Just
probably pick up one example. First, there is a pattern of attempting this question paper also. We have 100 questions. Now some people will start saying you कि आपको ना 3 readings करनी ही करनी है पेपर की. In my initial attempts, one of my senior used to do 3 readings of the paper. तो उसके कारण मैं भी मुझे लगा I should also do because उनका prelims हर बार clear होता था. बट ऐसा नहीं है. यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. अब यहाँ पे भी आपको खुद देखना है कि मुझे 3 रीडिंग्स की जरूरत है या मैं 2 रीडिंग्स में कर लूंगा. 2 रीडिंग्स मुझे लगता है मैंडेटरी होती हैं. फर्स्ट रीडिंग यू टेक योर टाइम, यू लाइक टेक 1 hour, समटाइम्स मोर देन 1 hour ऑल्सो यू कैन टेक 1 hour और 15 minutes. अब आराम से अपना पेपर करिए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे करिए. यू डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन योर OMR शीट, राइट? अ वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर आई एम टेलिंग यू हेयर. तो उसके बाद जब मैं अपना सेकंड रीडिंग देखूंगी ना, अब मैं फाइनल मार्किंग करूंगी अपने आंसर्स की. सो जब मैं अपना फर्स्ट मार्किंग कर रही हूँ, आई हैव एनालाइज कि ये पुश इस लाइक ये 68th क्वेश्चन में आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू ऑप्शंस बी एंड सी. आई नो ए एंड डी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, सो आई हैव 50% चांसेस कि मेरा ये क्वेश्चन सही होगा बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस. इफ आई एम कंफ्यूज्ड इन 4 ऑप्शंस दैट मीन्स आई हैव 25% चांस कि मेरा ये चीज सही होगा. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? 25% वाले चांस वाले तो मैं मार्क करके नहीं आऊंगी ना. मैं 50% चांस जहां मुझे लगता है कि हाँ मेरा बी ऑप्शन भी सही हो सकता है, सी भी, सो आई विल मार्क इन द एक्चुअल पेपर. आई विल नॉट लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग इट करेक्ट इज इंपॉर्टेंट. तो पहले तो आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी. जब आप बार बार, ये भी तभी आएगा जब आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. और मैं कहूंगी आप यूपीएससी के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करिए, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एंड देन आई विल गो फॉर इट. इससे आपको एक तो अपनी गेसिंग कैपेबिलिटीज समझ आएंगी. ये भी एग्जाम में जाने से पहले बहुत जरूरी है समझना कि मैं कितना सही गेस कर पाता हूँ. अगर तो मैं अच्छा खासा गेस कर पाता हूँ तो आई कैन अटेम्प्ट इतना रेंज ऑफ क्वेश्चंस. अगर मेरा गेसिंग एबिलिटी इज वेरी पुअर तो मुझे ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाना है ना. तो वो हमें अपनी इंडिविजुअल पता होनी चाहिए. वी कैन नॉट रिलाई ऑन अदर आर पीयर ग्रुप्स की. अच्छा वो 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो मैं भी 90 अटेम्प्ट करूंगी. एक तो ये पर्पस रहता है इस बुकलेट का. इस बुकलेट में मैंने बेसिकली 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे यूपीएससी के वो निकलवा कर उनको स्पाइरल किया हुआ था. और अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड व्हाट आई फाउंड, मैं क्या करती थी, जैसे फॉर एग्जांपल दीज ट्रेडिशंस आर गिवन. ओके, सो अभी तक तो मुझे नहीं पता है, जब मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मेरा गलत भी हुआ. बट नाउ आई मेक श्योर कि मेरा ये आगे गलत ना हो. और उसके बाद मैं इनका सारा गूगल कर कर आई यूज टू राइट द इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल चालिया साहिब फेस्टिवल या फिर वरी वरकारी है ना, ये क्या था. क्योंकि अगर ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये एक तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चन है. ठीक है, अब वारी वरकारी किसी भी तरीके से आ सकता है. दे कैन गिव यू इन स्टेटमेंट फॉर्म, हियर दे हैव गिवन यू इन मैच द फॉलोइंग है ना, उस तरीके से दे रखा है Yeah, a lot of ये. options are repeated in questions next year. हाँ, वो क्वेश्चन फॉर्म करने में बहुत, जैसे ये एक और क्वेश्चन है ये लिपस्टिक वाला है, जो लिपस्टिक लेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये रिपीट हुआ है ना. इस तो आई हैव हाँ. टू हैव नॉलेज कि कौन से वाले केमिकल्स कौन सी कमोडिटीज में फाउंड आउट होते हैं. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी. इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन आ ही रहा है. अगर आप 2024 का ही देखें या 23 में क्वेश्चन आया था गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ फाइंड आउट होते हैं. या फिर मरकुरी पे क्वेश्चन आया है रिसेंटली 23-24 में, और ये बहुत पुराना पेपर है जो मैंने एनालाइज किया. तो मतलब मुझे समझ आ गया कि दिस इज अ समथिंग काइंड ऑफ थिंग कि केमिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स कहाँ कहाँ पे हमें फाइंड आउट कौन से मटेरियल्स में है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी. सो आई विल मेक श्योर कि मेरा जो भी सोर्स है, अब जहाँ पे भी वो दिस टॉपिक हैज बीन गिवन, दिस केमिकल वाला, आई एम गोइंग टू रीड एवरीथिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज अ फेवरेट पॉइंट ऑफ यूपीएससी विच कैन बी आस्क्ड. तो इसका मुझे नॉलेज ही होना चाहिए. यहाँ पे मैं कोई गेसिंग नहीं लगाऊंगी, ये नॉलेज बेस हो गया. ठीक है, यहाँ पे मेरे को इनका नॉलेज हो गया. नेक्स्ट करेंगे सर. सिमिलरली अगर हम ओ एल ई डीज, अभी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी की, है ना. लैंग्वेज एक कई बार ओनली जैसे वर्ड है वो तो अब चलो पुराना हो गया है ना. ओनली वर्ड तो अब तो सबको पता है कि वो गलत ही होगा. Yeah, yeah. बट देर देर आर अनदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस. जैसे अभी आप ये वाला क्वेश्चन देखिए जहाँ पे मैंने 77th लिखा है, रिपीट लिखा हुआ है जिसके ऊपर. अब इसमें क्या हो गया, इसने लिख दिया Yeah, yeah. कई बार ये क्या लिख देता है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली. सो इनॉर्मसली, एकदम से इनॉर्मसली कैसे हो जाएगा, है ना. तो ये सारी चीजें समझना, ये लैंग्वेज बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ये. एंड दे Enormously is it's something which मतलब which is very subjective. किसी के लिए enormously कुछ भी हो सकता है. हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है. it's not quantified properly. अब आपके सेवन लिए enormously कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए enormously कुछ यस, भी हो सकता है. अब हम अगर 76th क्वेश्चन देखें उसमें जो है ना ये वाला चीज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है कि अगर यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कर कर कोई भी प्रोविजन बता रहा है तो इट इज रॉन्ग. एंड दिस आई थिंक 2022 में इस एक स्ट्रैटेजी से 4-5 क्वेश्चन सही हुए थे.
प्रीलिम्स में पॉलिटी के, आप करेक्ट। खुद देख लेना वो। बिकॉज जहां पे भी वो लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गिविंग दिस, मोस्टली इट इज गिविंग दैट रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड दैट इज अ प्रैक्टिस विच यूपीएससी हैज बीन फॉलोइंग। वो एकदम से चेंज भी नहीं करेगा अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पूरा पढ़ने बैठ जाऊं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कैसे चीजों को कर रहा है, राइट? और वो प्रोसेस वही उसका सिंपल है। देखिए, मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स बता दूं, मैं आपको बैठकर 2 घंटे एलिमिनेशन टेक्निक सिखा दूं, वो अप्लाई आप कर ही नहीं पाओगे just after seeing ek do videos. You have to undergo that hours where you are yourself solving प्रोसेस। these questions, या then finding out okay this language has been marked, यूपीएससी इस लैंग्वेज पे गलत बोलता है, सो आई मेक श्योर कि अगले साल अगर पेपर आ रहा है तो मैं इसको गलत करके आऊंगा। अब जैसे मैंने ये 2000 फॉर एग्जांपल ये 2013 का पेपर है, तो 2014 में मैं ये टेक्निक्स अप्लाई करके मुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ दिस थिंग इज वर्किंग एंड दिस थिंग इज नॉट वर्किंग। नोबडी कैन टीच यू थ्रू वीडियोस दिस थिंग, आई बिलीव ये आपको खुद थ्रू योर हार्ड वर्क यू विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का लैंग्वेज में कहाँ कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे स्टेडीली एक बहुत बार सर यूज हुआ था पहले कि wherever, स्टेडिली वर्ड बहुत यूज which करता था one? कि हम स्टेडिली वर्ड कि Correct. जीडीपी या फिर हमारा टैक्स टू बेस रेशियो स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है 5 साल से। तो वो तो यूपीएससी ने हर बार ही गलत बोला है, स्टेडिली कर कर वो हमेशा गलत बोलता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से यूपीएससी यूज करता है, कहाँ कहाँ पे यूपीएससी अपनी स्टेटमेंट फॉर्मेशन में गलती करता है। एक नॉट वर्ड बहुत बार जब यूज करता है तो स्टेटमेंट गलत करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच कम आफ्टर यू एनालाइज पीवाईक्यूज रिपीटेडली। यू डू नॉट हैव टू डू देम। ये नहीं है कि मुझे बस एक बार उठाने हैं, मैंने बस 500 पीवाईक्यू कर लिए, माई वर्क इज डन। नो, you have to do them repeatedly, and that हाँ, is बिकॉज where पीवाई की वो सेम तो रिपीट नहीं होने। हाँ सेम रिपीट नहीं होने हैं। या सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस, है ना? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स, तो यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर आता है ना सन टेम्पल्स में, आई नो कि आई नो रसवली इज देयर, राइट? बट आई डू नॉट नो अबाउट ओमकारेश्वर, सो आई शुड नो ओमकारेश्वर क्यों इसने लिखा है, व्हाट इज द पर्पस, ओमकारेश्वर किसके लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर ज्योति त्रिलिंगा फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई नो। सो इट कैन एनी टाइम आस्क ओमकारेश्वर इन आर कमिंग पेपर्स। सो दीज आर द, ये थीम्स खुद ही यूपीएससी आपको थ्रू पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहा है कि फ्रॉम दीज एरियाज आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। सो यू हैव टू रियली एनालाइज दिस वेरी लाइक बहुत मेहनत कर कर। wherever wherever you are writing this word, जैसे 77 में you have written repeat, फिर यहाँ पे 83 में repeat, is it, what do you mean by it, कि ये बार बार जा ये रहा है हाँ ये ये चीज बार बार टॉपिक आ से? रही है। जैसे अच्छा। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991, ये क्वेश्चन, इसमें इसका क्या इम्पैक्ट है ये हमें पूछा गया है 77 क्वेश्चन में। ये सेम क्वेश्चन सर 2021 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली दे हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शंस, बट करेक्ट, सेम बट द क्वेश्चन हैज थीम इज बीन सेम। आस्क्ड। हाँ सेम क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ही पूछा गया है 2021 में भी। आई थिंक बहुत पुराना पेपर है, 2014 का पेपर है ये शायद। तो 14 का क्वेश्चन अगर 21 में आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें प्रीवियस ईयर्स करना, रादर देन जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन करंट अफेयर्स। हम अलग अलग सोर्सेज उठाकर करंट अफेयर्स करते रहते हैं, बट वो उतना वैल्यू नहीं डालता ना हमारे पेपर में। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम जहाँ पे भी अपना टाइम दे रहे हैं उसका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है इन द फाइनल एग्जाम। इफ आई एम गिविंग माई टाइम टू पीवाईक्यूज, इट इज गिविंग मी अ ग्रेट आउटपुट, so it is a correct strategy to go by. And if I'm giving like lot of time to current affairs and reading all the magazines again and again, and that is not coming in my paper, then what is the use of having that knowledge at the end of the day? या So this is important. got it. I think we have, where, so these definitions and annotations that you're writing, this is like you're writing the definition there itself, कि आप यहीं से रिवाइज कर रहे हो, like what are the things that you're writing? हाँ सर, मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू का जो दिन का सेशन होता था वो यही होता था कि मुझे पहले 50 क्वेश्चंस करने हैं। कई बार वो मैं किसी कोचिंग के उठा लेती थी या फिर वो मैं पीवाईक्यूज, मोस्टली जब एग्जाम को 2 मंथ्स रह जाते हैं तो 2 मंथ्स इज लाइक लिटिल ज्यादा, बट 1 मंथ में सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर रही हूँ। सो आई इवेंचुअली कम बैक टू देम बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच ना। अगर मैं एक दिन में एक पेपर भी कर रही हूँ, सो इन 10 days आई एम गोइंग टू डू ऑल द 10 year पेपर एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू कम बैक। सो वो मैं यहीं से रिवाइज कर लेती थी। आई डिड नॉट टेक द एफर्ट ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा नोट्स। ये भी मैंने पिछले तो अटेम्प्ट वहीं में पे बहुत किया। you're writing, वहीं annotate करके वहीं लिख दो। हाँ 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 हाँ। And wherever you're writing this knowledge, are you doing like some extra research Google पे कि इतना तो पढ़ना ही है? No, here I'm writing, when I'm writing knowledge,
here I'm basically telling myself कि इतना knowledge तुम्हें होना चाहिए when you're appearing for this exam, because this is a knowledge based question. अक्रॉस अक्रॉस सिलेबस इस लेवल का तो होना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए, इतना आपको पढ़ा होना चाहिए, बिकॉज मैं जैसे बोल रही हूँ कि फालतू की चीजें, दिस इज नॉट फालतू वेयर आई एम राइटिंग नॉलेज, इट मीन्स दिस forms part of my standard sources and standard current affairs which are known by every other aspirant. गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू इंट्यूटिवली डेवलप कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे पढ़ना है। इतना तो Exactly. यूपीएससी पूछ ही रहा है, तो हाँ इतना जी, तो हाँ पता जी, ही होगा। बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। Great. I think, do you want to pick up anything on this? So you also have a tendency of circling certain keywords. For example, तो जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू हैव सर्कल लाइक दीज कीवर्ड्स, इन पे भी आप अलग से नोट्स कर रहे हो, या फिर ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ लाइक किसी वर्ड को, ये रूपे को, सो आर यू लर्निंग अबाउट दीज वर्ड्स बिकॉज वो पूछे जा रहे हैं यूपीएससी, और इज इट जस्ट यू वे ऑफ This अटेम्प्टिंग is पेपर? my way of identifying the words where it can play on me. For example, अच्छा। जैसे आपने यहाँ पे बोला, पीछे मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन वाले को सर्कल किया हुआ है, बिकॉज आई नो कि पॉलिटी में इट प्लेज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई नीड टू नो दैट देर आर सर्टन वेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने खोला लाइफ फाइव वाला, इसमें उसने सेवरल टाइम्स पे मैंने वो किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, यहाँ मैंने एनॉर्मसली को सर्कल किया हुआ है, बिकॉज वो इंट्यूटिवली आपको डेवलप हो जाता है कि हेयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यूपीएससी कैन प्ले अपॉन मी। बाकी स्टेटमेंट सही लग रही है, यहाँ पे मैं सर्कल कर कर फिर सोचती हूँ कि ओके, एम आई गोइंग टू मार्क इट राइट और रॉन्ग। ओके। यस। एंड यहाँ पे आई थिंक सिद्धार्थ सिद्धार्थ ऑफ तमिल, सो आपने बाकी के भी लिख दिया है यहाँ पे आई थिंक, हाँ कि जी, हाँ ये भी जी, हो सकता है, सो आई शुड बेटर रिमेम्बर हियर इटसेल्फ। ये थीम है ना सर, फिर आई शुड नो इट करेक्ट। बिकॉज इट हैज बीन, हाँ। एक बार यूपीएससी ने अपने इंक में उसको वो कर दिया है, सो आई शुड नो कि आई कैन नॉट लाइक ग्रेट। गॉट इट। कॉम्प्रोमाइज। सीसेट में वर यू अप्रोचिंग लाइक नोट्स वगैरह था, फॉर्मूले वगैरह का, या फिर वाज इट नहीं जस्ट मोर? सर, प्रैक्टिस ओनली सर। ओके, सो यू डेवलप दैट कि ये इस सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई शुड बी गेटिंग राइट, जैसे यस। आपने बताया कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। Was this a sixth attempt? Yes, Deepti, this was her last. So, like I said, we have ये जो analysis है that she had to do herself. We have done this, and it is the same strategy, identifying the micro theme, etc. So we already have that document. There are only 183 micro themes in prelims. That's all you need to cover to be prelims ready. There are prioritized basis. What is the, for example, ये polity की micro theme है. You can see political theory से almost 21 questions are coming since 2009 to 25. Like the way to use this is, which topic will you prioritize first? Is it citizenship or is it fundamental right? That's what it tells you. And once you identified certain topics कि यार fundamental right तो बहुत ही ज्यादा important है, almost हर साल एक दो question आ रही है, then you go and attend those PYQs, and the way she has done is she's writing, annotating side में कि और कितने level तक का knowledge मुझे चाहिए, and how do I identify keywords etc. तो वो PYQ भी it is available in the same document, right? And I'll give you the access by the end for this document. So let's jump to mains का micro theme, right? So mains में what is your approach? Was it same GS 1 2 3 में पहले PYQ देखो, understand the nature of questions, यस फिर सर। standard book पे जाके उन्हीं माइक्रो थीम को प्रायोरिटाइज करो कहाँ पे आ रहा है, एंड व्हाट वाज द अप्रोच फॉर योर आंसर राइटिंग इनिशियली जो सिक्स्थ अटेम्प्ट में है? आपने पीवाईक्यू से ही स्टार्ट किया है या फिर कोई टेस्ट वगैरह से स्टार्ट किया है, बेसिक लाइक हाउ वाज इट? सर दैट पहले वन मैंने यू वर टेलिंग मी कि पूरा एक साल मैंने किया है स्वतंत्र सर के साथ आंसर राइटिंग। एक साल तो मैंने सर पूरा वो आंसर राइटिंग स्वतंत्र सर के साथ किया है, उससे मुझे कोर आइडिया हो गया कि आंसर्स को लिखा कैसे जाता है, स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, कैसे कैसे हम सारे पार्ट्स होते हैं आंसर्स के। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्वेश्चन इटसेल्फ इज ऑफ 4-5 लाइंस, तो वहां पे बच्चे को समझ नहीं आता है कि मुझे एड्रेस किस चीज को करना है, इसने तो इतना कुछ बोल दिया, बाद में बोल दिया डिस्कस कर दो, है ना। तो वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर द कीवर्ड्स ओवर हेयर व्हिच आई हैव टू एड्रेस, कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे मुझे बोथ साइड्स प्रेजेंट करनी है, फॉर भी बोलना है, अगेंस्ट भी बोलना है, वट एवर द स्टेटमेंट हैज गिवन टू मी। वो सारी चीजें मुझे एक साल जब मैंने स्वतंत्र सर के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, मुझे वहां पे समझ आई है। तब मैं जो सिविल्स डेली के मेंस का जीएस का टेस्ट था, आई यूज टू सॉल्व दैट। उससे मुझे कोर आइडिया हो गया कि ओके जब क्रिटिकली एनालाइज बोला है तो व्हाट डज इट मीन, आई हैव टू present both sides of the game, whatever statement they have given to me. द डायरेक्टिव्स, जो भी Yeah, डायरेक्टिव्स होते directives. I understood the directives. Then I understood जब discuss बोला है तो they have given me free hand. I can discuss it in my own manner. जिस तरीके से भी मैं करना चाहूँ, कहाँ मुझे government schemes लिखने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे
एक्स्ट्रा डाटा डालने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में आपको डाटा डालना ही चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए जीएस 3 में, अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आया है। फिर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में आपको ईयर्स मेंशन करने ही चाहिए, है ना। जैसे अब कई चीज़ें होती हैं, वो कोर है उस सब्जेक्ट की। हिस्ट्री के लिए कोर है कि उसके ईयर्स मेंशन्ड हो। बट हम जनरल स्टूडेंट्स होते हैं ना, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइंस, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट हिस्ट्री का क्वेश्चन, राइट। सो Yeah. दैट थिंग वाज टोल्ड टू मी इन दैट 1 year आंसर राइटिंग by Swtantra sir. Now come my last attempt, this attempt which in which I succeeded. Here I did not take any test series. I just relied on the PYQs. अब मैंने शुरू कर दिया था जब मैं तैयारी शुरू की। आई थिंक आई स्टार्टेड इन जुलाई इटसेल्फ, जब मेरा नहीं हुआ था तो मैं रोज बैठकर आंसर्स लिखती थी, और वो मैं पीवाईक्यूज ही लिखती थी। आई हैड दीज रजिस्टर्स जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज हिस्ट्री के सारे लिख दिए हैं, उसके इकोनॉमी के सारे लिख दिए हैं, पॉलिटी के सारे लिख दिए हैं। अब वो लिखने के दौरान मुझे पता चल गया, व्हेन आई यूज्ड टू राइट, देखने से नहीं पर वो लिखने से मुझे पता चल गया कि ओके दीज आर द एरियाज वेयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस। सो नाउ Mm. व्हेन दोस 2 months came where I had to prepare for mains, I'm not going to delve into unnecessary things. मुझे पता है कि यूपीएससी फंडामेंटल राइट से हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है मेंस में भी। प्री में तो पूछता ही है, मेंस में भी पूछ लेता है। या फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और इस साल मेरे साथ भी यही हुआ, कैग से क्वेश्चन आ गया। उससे पहले वो एनसीबीसी से क्वेश्चन Mm. पूछ ही रहा है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। या फिर स्पीकर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पीकर का क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल ऑफिस है, वहां से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। सो आई काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड after writing all those PYQs that what are the themes which UPSC is asking again and again over the years. And in mains, prelims तो थोड़ा बहुत मतलब it prelims sometimes become very hectic because there's lot of things to cover, but in mains it is, I love mains because वहाँ पे पता है कि ये पढ़कर ये काम भी आ जाएगा, because चीजें रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक ऑफ GS 3, नक्सलिज्म पे क्वेश्चन हर 1 साल के बाद आ ही रहा है। सो इफ आई good notes and good like prepared that material, it is going to be used in my answer writing book, मतलब that is going to help me. So मेंस में बहुत सिंपल तरीका है कि जितने भी टॉपिक यूपीएससी ने आपको सिलेबस में दिए हैं उसके आपके नोट्स रेडी हो। अगर आपके नोट्स रेडी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो नोट्स पढ़ने हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग, दैट्स इट। Yeah. दैट इज द ओनली Like थिंग। this way, because you are able to identify micro theme, आप यूपीएससी की unpredictability को you're bringing it down because now you can predict कि हर साल आ रहे हैं, so the exam doesn't become that unpredictable जैसे बोलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहता, हाँ जी। So अब you're जैसे trying to बीस bring it down. 20 क्वेश्चंस आते हैं सर, है ना, तो उसमें मैं जब एग्जाम देने जा रही थी मैं अपने माइंड में प्रिपेयर थी कि आई एम गोइंग टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते होंगे। सो आई डू नॉट हैव टू गेट अफ्रेड, उन क्वेश्चंस को देख के मुझे डरना नहीं है, बिकॉज इतना तो यूपीएससी भी डालेगा गलत क्वेश्चंस। उन 2-3 में से फिर भी मुझे वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो। विद द ओल्ड नॉलेज विच वी हैव, मे बी देयर वी आर नॉट एड्रेसिंग द डायरेक्ट डिमांड, बट वी कैन kind of put some effort in answering those questions, but we are not, हम उनसे डर नहीं रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि उतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो डालेगा। बट जो बाकी के 17 क्वेश्चंस हैं, I have to write my best over there because they are being written best by all the other candidates also, because वो या तो repeated theme से आए हैं या फिर वो मेरे knowledge base से आए हैं जो मुझे आना चाहिए था। तो वहां पे मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, वहां पे I have to beat the competition. Yeah. Great. And for everyone, you don't have to do PYQ analysis, but because we already have done, this is the mains micro theme. Uh, the most important, this is one of the example of that. So Buddhism is a micro theme civilization. Each year there are certain questions. Prioritize ki kaun sa topic you should be prioritizing, studying better, etc. And for each of the micro theme, you should be having notes. And we will show her notes, etc. also. The has went ahead with her GS notes. So this is, I think, you have shared with geography. Yes sir. Uh, so what goes on? Like, how do you decide finally कि मेरे को short notes बनाने हैं, one pager types, use of diagrams, jam packing information in small spaces कि यार ये revision के time पे काम आना चाहिए. Like, on what basis did you decide कि ये information छोड़ देते हैं, ये उन पर is it just PYQ या फिर आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर देख लिए वहां से भी आ रहे हैं, नहीं सर, करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, so how do you decide what to write, what not to write? सर लाइक आई हैव रेड ज्योग्राफी के जितने भी मैंने पीवाईक्यूज देखे, व्हाट आई फाउंड आउट कि वो कोर कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड दैट कैन बी केटर्ड वेल थ्रू एनसीईआरटीज ऑल्सो। वैसे मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, जब मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे, आई थिंक आई रेड पीएमएफआईएस के वो जो 300
पेजेस के नोट्स आते हैं, फिर मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं, बट इवेंचुअली दे वर ऑफ नो यूज, मतलब नथिंग वाज ऑफ एनी यूज। मेरे को जब मैंने लिमिट कर लिया अपने आप को टू एनसीईआरटीज, और अगर मुझे किसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा डीप जाना है तो आई कैन जस्ट सिंपली गूगल दैट। सो देन आई फाउंड कि ओके, मुझे एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स, और अगर मुझे उसके कोर कंसेप्ट्स अच्छे से पता है तो मेरे ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यूज डील किए जा रहे हैं। सो देन आई काइंड ऑफ लिमिटेड माई सेल्फ टू दैट। और फिर मैंने एनसीईआरटी को पहले एक बार पढ़ा, फिर मुझे समझ आ गया कि ओके दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे अपने नोट्स में लिखनी चाहिए। समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी डू नॉट रीड द बुक, वी जस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स। उससे क्या होता है कि हम रेप्लिकेट कर देते हैं पूरी बुक ही, हम पूरी बुक लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टन की वर्ड्स इन एनी स्टेटमेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं ऑफ अर्थक्वेक्स, तो वो मैंने एक एक वर्ड में लिख दिया ना, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, सुनामी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये मुझे, इफ आई हैव रेड द बुक आई नो व्हाट इज स्ट्रक्चरल कोलैप्स, आई नो व्हाट इज दिस फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या लैंडस्लाइड्स क्या होता है, मुझे वो सब पता है। तो वो मैं अपने नोट्स में नहीं डालूंगी, वो मैं अपने जब मैं नोट्स उठाऊंगी तो आई शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, मुझे ये याद है। अगर मैं भूल रही हूँ तो देन आई हैव टू ओपन माई बुक अगेन, बट इफ आई वेल रेड आई विल नॉट फॉरगेट, एंड दैट विल अगेन, मैंने ये पूरा 30 पेजेस में आई थिंक आई कंपाइल्ड होल ज्योग्राफी, सो दैट विल मेक थिंग्स इजी फॉर मी व्हेन आई एम रिवाइजिंग, बिकॉज मेंस में आपको पता है हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम 10 दिन ज्योग्राफी को ही दे दें। वी हार्डली हैव 2-3 डेज जिसमें हमें पूरी ज्योग्राफी खत्म करनी है। तो उसके लिए अगर हमारे पास नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं, हमने उसको कंपाइल कर रखा है, तो हम बहुत अच्छे से आराम से उसको 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज कर कर अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कर देंगे। अगर उस टाइम हम बुक्स उठाकर बैठ जाएंगे, सो देन दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, बिकॉज देन Yeah. आप ना तो रिवाइज कर पाओगे बुक को, ना आप आंसर्स लिख पाओगे, आप सिर्फ बुक ही पढ़ते रह जाओगे। मेरे ये नोट्स ऑलरेडी मेड थे मेरे मेंस से पहले ही, तो मैंने बस इनको उठाया, मैंने इनको अच्छे से पढ़ा, जहाँ पे मैं भूल रही थी वहां मैंने बुक खोल ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फॉरगेटिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड्स लिखे हैं। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि वो कैसे पता चला आपको कि क्या छोड़ना है क्या लिखना है, वो सर आंसर राइटिंग से भी पता चल जाता है। व्हेन आई वाज राइटिंग आंसर्स मुझे समझ आ रहा था कि दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड एंड दीज आर द थिंग्स आई नीड टू राइट। बाकी चीजें एलिमिनेट Correct. किए जा सकती हैं, और एक बार हम बार बार जब रीड करते हैं तो हमें चीजें याद हो जाती हैं। तो जो नहीं याद होता है, जो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें नहीं याद होती हैं, वही हम अपने नोट्स में डाल लेते हैं बस, कि उससे हमें फिर सब कुछ याद आ जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल वे जिससे हम एक अच्छे कंसाइज नोट्स बनाकर अपनी प्रेपरेशन को एंड टाइम पे बहुत ज्यादा Yeah. तेज कर सकते हैं। And once you have them, there is no point going back to standard books कि मेरा नो यही नो नो, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ट्रूथ यही है, अब यहीं से ही पढ़ना है। यहीं से अ, और अगर कुछ ऐड भी करना है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में तो करंट अफेयर्स वगैरह भी ऐड करने होते हैं, डेटा, तो उस आप इसमें ही ऐड करोगे। इसी में ऐड कर दैट्स लो, हाँ जी। okay. So, folks, for everyone, this is for reference. Please have the similar strategy. Of course, you can have your own touch, but develop that intuitive understanding of PYQ में क्या आ रहा है, questions में क्या आ रहा है, and then उस basis पे आपके dimensions create हो जाएंगे, directives वगैरह, कि this is what I need to write. These are the 7 dimensions they have been asking in PYQs and in question papers, and I really need to cover them in my notes. And so that you can replace your standard books eventually. I think that's the goal. उतना बल्कि material last minute में कैसे cover होगा. So, and at the end of the day, it depends how much you remember. Yes, sir. Uh, Because at the end of the day, we have to write just those 250 words and 150 words. But at the end of the day, ये जो last minute ये वाले notes हैं, ये basically जो भी keywords mentioned है ना syllabus में, values उसके and साथ, हाँ keywords. हाँ, वो keywords, Yeah. जैसे for example I've written belief, then whatever information and important things I had know about belief, तो वो पूरा syllabus को ही मैंने elaborate किया है अपने notes में. Every keyword has been elaborated in my notes through that book. Any book you can take. I have seen मेरे friends कुछ लुकमान के भी पढ़ते थे, कुछ और books के notes पढ़ते थे, because essentially I think every book can cover the required But last में सारा consolidation notes पे ही होगा. consolidation notes पे हो रहा फाइनली। हाँ जी, वो important है, And जैसे लॉ एंड ये एथिक्स है। strategy ये सिर्फ मेंस जीएस के लिए ऑप्शनल के लिए या फिर प्रीलिम्स के भी नोट्स थे आपके पास अलग से? नहीं सर, प्रीलिम्स का आई डोंट थिंक देयर इज So एनी when पॉइंट you ऑफ। make geography notes, the geography is for prelims also and mains also, GS1 दोनों के लिए. When you हाँ make जी सर, history, it is covering हाँ जी, prelims and mains. This is how you've done. यस सर, यस। Okay. Did you have notes for current affairs या फिर मैगजीन ही नो था सर, समाचार वो सिर्फ मैगजीन ही था, बिकॉज वो आप बनाने लग जाओगे तो फिर आप वही करते रह जाओगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। एसेंशियलिटी इज टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन रादर देन पुटिंग देम इनटू नोट्स। ठीक है. आर दीज वन वर्ड्स वर्किंग लाइक रिट्रीवल क्यू की एक वर्ड पढ़ लो फिर आपको पूरा याद आ जा रहा है? आ बिकॉज आई कैन जाता। सी लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो कंडीशनिंग है, तो विल यू बी लाइक हाउ डू यू डेवलप दिस की? सो रेस्ट इज जस्ट इंग्लिश, राइट? इसको बस एक यस सेंटेंस सर। में फिक्स कर हाँ जी, देना. हाँ जी, हाँ जी, मुझे मेन डिफरेंशिएशन पॉइंट तो पता ही है. हाँ दैट्स द जी। गोल.
ठीक है, सो these are your ethics for everyone. This is another iteration after जो आपने नोट्स बनाए उसके ऊपर का एक हाँ और जी। इटरेशन है। हाँ जी, एक और राइटर, इसमें आर्ट एंड कल्चर मैंने पूरा 3-4 पेजेस में तो खत्म यहाँ कर पे दिया। कैसे डिसाइड होगा शिवाली की क्या लिखना है? हाउ आर यू मेकिंग इट मोर टाइटर यहाँ पे? यहाँ पे मतलब ओनली थिंग्स विच वी फॉरगेट, फैक्ट्स, अच्छा, जैसे फॉर तो दिस इज एग्जांपल। योर मेमोरी बेस्ड की ये तो मैं भूल हाँ। रही हूँ, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। हाँ। अच्छा, लास्ट इस मिनट पे, बिल्कुल लास्ट मिनट पे यू वांट टू जो नो। मेजर एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, बिकॉज आजकल आंसर राइटिंग में हम वैल्यू एडिशन जितनी ज्यादा करते हैं मार्क्स उतने मिलते हैं ना। तो डाटा, कमेटीज, वट एवर कमेटीज का रिकमेंडेशंस वी आर पुटिंग इनटू, देन दिस केसेस, सुप्रीम कोर्ट का डीएसटू में जजमेंट है, केसेस। कमेटीज है, हाँ जी, डेटा हाँ है, जी। वो सारी प्लेसेस, चीजें, हाँ, पर्सन, वो ऑल सारी दोस। चीजें हम लास्ट वाला एक बहुत ही 2 पेज या 3 पेज नोट्स में वो लिख सकते हैं, सो दैट बिफोर दैट एग्जाम, जैसे अब GS 1 का एग्जाम होता है, उसके बाद GS 2 से पहले हमारे पास 1-2 घंटा होता है, हम पढ़ सकते हैं। तो वो हम 4-5 पेजेस अगर एक बार अच्छे से रीड कर जाएंगे, इट एक्चुअली वर्क्स, वो हमारे मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि या हम इट्स स्ट्रेस में फ्रेश, बहुत होते हैं। आपको 1 घंटे में ही लिखना है तो एग्जैक्टली। यू स्टिल रिमेम्बर। यस, यस, एंड देन वी कैन नॉट बट पिक या दैट। आई कैन सी लाइक लॉट ऑफ पीपल नेम दीज आर द ट्रेवलर्स इन हाँ, इंडिया, हाँ, हाँ, चाइनीज हाँ। ट्रेवलर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत। ज्यादा फैक्चुअल, पर्सन रिलेटेड हाँ, न्यूज। ओनली फैक्ट्स मेजर। करेक्ट, करेक्ट। ये जैसे फ्रेमवर्क्स है सर, अब जैसे आर्ट एंड कल्चर में दीज आर द डायमेंशंस जो मोस्टली हम अपने आंसर्स में पुट इन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया आंसर लिखने के टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम सोचें। सो लाइक पेस्टल अप्रोच इज वेरी फेमस है ना, बट दिस अप्रोच इज ऑल्सो वेरी फेमस। जैसे आर्ट एंड कल्चर में व्हाट आर द डायमेंशंस वी कैन ओपन, मिडिवल इंडिया में आप क्या क्या कर सकते हो, आप स्कॉलर्स की बात कर सकते हो, आप ट्रेडर्स की बात कर सकते हो। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे याद है कि ओके आई कैन पुट डायमेंशन ऑफ temples, they must have made some temples. I can put dimension of literature, they must have given good literature. I do not know, I do not have examples, but वो ये है कि वो generic answer मैंने लिख दिया because I knew कि कुछ dimensions तो है जो art and culture में work करेंगी। तो ये भी एक ऑलवेज मैंने बेटर काम देन किया था। लीविंग द पर्सन, ऑलवेज बेटर हाँ, देन लीविंग। ये काम मतलब भी दो मैंने तीन नंबर किया तो था। मिल ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही है, बट सो यू दिस इज अ स्ट्रक्चर टू राइट आंसर्स कि आंसर ये सर। आंसर तो लिख ही दो। हाँ जी, जैसे सोसाइटी के अपने हैं, सोसाइटी के मैंने अपने हैं ना, कि आपका फूड कैसा है, आपका क्लोथ्स कैसा है, हाउ इज योर कुजीन, सो ऑल दीज विल मेक important components of any society answer, so I should know what are the components in any subject। गॉट इट। ये भी आंसर राइटिंग के साथ सर खुद ही आ जाता है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। या great. So I think we have covered your short notes, your one page, like your GS ka notes. Once I have made the notes, what is the strategy like in general? Mocks वगैरह का assessment का importance. Uh, how were you managing mocks? कितने दिन में दे रहे थे? Prelims, mains. A little bit about your optional strategy also. And how did you decide कि geology लेना है? सर इट्स नॉट जियोलॉजी, इट्स जूलॉजी। सॉरी जूलॉजी, सॉरी आई एम यस सॉरी, सर। आई मिक्स अप जूलॉजी। हाउ डिड यू, तो यही था कि ग्रेजुएशन में आपने है तो वही लेना है, या फिर यू डिड यू सर नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय नॉर्मल? क्योंकि जनरली बिगनर्स का ये होता है कि भाई पीएसआई और ज्योग्राफी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई शुड गो। सो मतलब सर नॉर्मल अब के कारण वो ही विन हो रहे हैं हर साल, या इन्थो से ही रैंकर आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आई एम श्योर यू मस्ट हैव क्रॉस्ड योर माइंड। तो हाउ डिड यू अराइव एट जूलॉजी? सो एंड सर अबाउट व्हेन आई, समथिंग अबाउट मेंस असेसमेंट की कितना फ्रिक्वेंटली आप कर रहे थे? आई थिंक यू आल्सो रोट लॉट ऑफ एसेज लास्ट ईयर। yes sir, तो वो the year I'm telling you when I wrote with Satantra sir, so in that I was writing I think one test every week and one essay every week. This is something I did for 4-5 months। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब मेरा मेंस प्री क्लियर हो गया, तो जो मेंस का टाइम पीरियड था, वो जो 2-2.5 महीने का टाइम था, उसमें मैंने रोज ही आंसर लिखे। वो मैंने PYQs ही लिखे, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग एल्स। और स्पीड असेसमेंट के लिए, बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेंस, उसके लिए मैंने एक फुल टेस्ट किसी भी कोचिंग के उठा के दे दिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, 3 आवर्स का जो प्रैक्टिस होता है, और वो भी विद अ टाइमर यू वर जस्ट एक गोल हाँ, कि 3 घंटे में लिखना है। स्पीड पूरा डेवलप हो रहा है या नहीं, और वो भी एक दिन में 2 देने होते हैं, सो आई समटाइम्स यूज टू राइट 3 in 1 day, सो दैट इन माई एक्चुअल एग्जाम आई शुड नॉट फील, बिकॉज आर्म्स बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती हैं। तो यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से आपको आइडिया, मतलब योर नर्व्स शुड बी रेडी फॉर राइटिंग दैट मच। अदरवाइज आप मेन एग्जाम में कई बार थोड़ा कोलैप्स भी कर जाते हो, बिकॉज इट देयर इज अ लॉट टू राइट। एक तो ये चीज था। और सर रिगार्डिंग माई ऑप्शनल, इसमें सर ऐसा था कि शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा बोला गया कि जैसा आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप रीड कर सकते हो, लाइक यू कैन रीड ओवर द ईयर्स, तो आप वो वाला ऑप्शनल ले लो, बिकॉज पता नहीं होता है कि एग्जाम कब निकलेगा, तो फिर आप बोर ना हो जाओ वो पढ़ने में। पर तो इसीलिए मैंने ज़ूलॉजी लिया, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही रहा है ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में।
तो दैट वाज द सोल क्राइटेरिया। हालांकि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई बिकॉज उसके ना तो पीवाईक्यूज कहीं पे रिटर्न मिलते हैं, ना उसका कोई अच्छा कोचिंग का मुझे कुछ समझ आता था, ना ही मेरे आंसर्स इवैल्यूएट करने के लिए मुझे कभी कोई टीचर मिले। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से करवाती थी, लाइक आई स्टेड इन माई यूनिवर्सिटी पीएयू। तो यहाँ के जो जूलॉजी के प्रोफेसर्स थे मैं उनसे अपना इवैल्यूएशन करवाती थी, सो दैट हैड बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो फॉर स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी है, आपको इंटरेस्ट है, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, सो एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। मुझे अभी लगता है कि आई कुड हैव लाइक गॉन फॉर एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज एक तो वो छोटा है, क्रिस्प है, उसका बहुत ज्यादा मटेरियल भी अवेलेबल है आपको, असेसमेंट के लिए, मतलब आपके आंसर असेसमेंट के लिए भी टीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, टॉपर्स के नोट्स भी बहुत हैं, टॉपर्स फेमस के नोट्स ऑप्शनल हैं। है। तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर दोज फैक्टर्स ऑल्सो। दिस इज द मिस्टेक आई थिंक आई डिड। तो वो मैं नहीं चाहती कि बाकी बच्चे करें, बिकॉज zoology एक तो बहुत बल्कि भी है। सो आई हैड टू लाइक इन माई 2 months ऑल्सो, जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, तो मुझे हाफ डे लाइक 5 hours मुझे zoology को देने ही पड़ते थे। माई होल जीएस विल बी ओनली 5 hours। जब 10 hours का स्टडी में ओनली 5 hours I'll do GS and 5 hours I have to do zoology, because if I'll not do, because a lot of diagrams are also there, and then you have to practice them again and again, again and again, so it gets over bulky sometimes. So I will not suggest these new students take zoology, but again, if it is your interest, you can take, because it is a very safe subject, it gives you marks, it's a science करेक्ट। subject. Yeah, so that works, that thing actually worked for me also. But again, I think other optionals, this anthropology I believe is a good, and if you have PSIR ka background, PSIR is also, all options perform good, sir. I think this is all our own manifestations कि यूपीएससी इसको मार्क्स दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, बट हाँ वहाँ पे एफर्ट वर्क करना चाहिए। अब ये क्या, एक कोचिंग से पढ़ रहे हो, उससे आप ठीक है, आप उसका मटेरियल ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आप अपना एफर्ट भी लगाओ। यू शुड नो अदर रिसर्च पेपर्स जो भी आपके सब्जेक्ट में पब्लिश हो रहे हैं कुछ अच्छे जर्नल्स में, देन यू कैन टेक डाउन दोस थिंग्स, दैट विल ऑलवेज फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। जो वही है ना, रिलेटिव कंपटीशन है, आप इतना सा एफर्ट कर लोगे तो अगेन यू विल गेट सम रियल गुड मार्क्स। Yeah, I think one of the probably I'm not sure if it is advantage, but जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पीएसआईआर, हाँ जी। सोशियोलॉजी, इन सब से फायदा ये है कि थोड़ा सा ओवरलैप है जीएस से। सो जी यस, हाँ मेरे ऑप्शनल में ये भी नहीं था, तो दैट इज अगेन अ वेरी, दैट वाज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपको किसी सोशल इश्यूज पे ऐसे आ गया है और अगर आपका सोसाइटी ऑप्शनल है तो ऑफ कोर्स थोड़ा स्लाइट एडवांटेज है आपको। बहुत बहुत बट फर्क पड़ता अगर मैथ्स ही ले लिया है ऑप्शनल तो फिर प्रॉब्लम है कि मतलब है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो दैट इज ऑल्सो देयर। Great. What about, this is the last thing. So what about the like revision? Was it deliberately 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, या अब अगले दिन सुबह उठ के पहले कल का रिवाइज करना है? बिकॉज दिस इज अनडेनाइबली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नहीं तो अगर याद ही नहीं रहा तो पॉइंट ही क्या है फिर पढ़ने का? मतलब लाइक सेट कि आपका रिकॉल ही बचा था लास्ट के अटेम्प्ट में, तो क्योंकि पढ़ाई तो हो चुकी थी बहुत। तो हाउ वाज इट, एंड व्हाट डू हाउ डू यू रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन? कि बच्चों को बिगनर है, पहले 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो हाउ कॉन्शियस दे शुड बी अबाउट इट? तो द होल पॉइंट ऑफ सेइंग दैट लिमिट योर रिसोर्सेज इज बिकॉज अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तब आप उनको रिवाइज भी कर पाओगे। अगर आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मतलब आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, आप रिवाइज कर ही नहीं पा रहे, सो एंड इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग यू आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस, यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन दैट एग्जाम, है ना? एम आई ऑडिबल सर? या हाँ, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा एग्जाम में। सो मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आपको जितना आपको लगता है कि रिवाइज आप कर सकते हो, आपको वो करना चाहिए। जैसे मेरी प्रीलिम से पहले आई हैड डिवाइडेड माय होल प्रिपरेशन, आई यूज्ड टू मेक प्लान्स। प्लान्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको डायरेक्शन देते रहते हैं कि अच्छा आज मुझे ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं उठ रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, राइट? सो इन माई प्लान्स आई यूज टू मेक 4 phases बिफोर माई प्रीलिम्स। तो मैं 4 बार सारा सिलेबस कोशिश करती थी कि रिवाइज कर कर ही जाऊँ। सो दैट इज हाउ आई यूज टू डू। ओके, गॉट इट। एंड योर रेफरेंस वाज मोस्टली योर नोट्स ओनली, तो हाँ जी, हाँ जी। वहां से ही रिवाइज करो, वहां से ही पढ़ो। प्रीलिम्स में तो सर बुक्स भी करनी पड़ती थी, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये हमारी। प्रीलिम्स में तो आई लाइक, आई थिंक आई रेड लक्ष्मीकांत 4 times, देन दिस स्पेक्ट्रम आल्सो आई रेड 3-4 times। तो वो ऐसे रहता ही था कि आपको मेन चीजें रिवाइज तो करनी ही है, अदरवाइज वो याद ही नहीं रहेगा, और रादर वो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में जाकर। या great. I'll just, we have overshot like by 10-15 minutes. We can take 2-3 questions. She'll be able to answer 2-3. Before that, I'll just summarize the whole thing that she has discussed. We started with 3 pillars of UPSC. Focus on identifying certain micro themes. PYQ बेस्ड, PYQ को एनालाइज करने का पॉइंट ही वो है कि मुझे ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट हैं। डोंट डू दिस ऑन योर ओन, वी हैव डन इट फॉर यू, आई शेयर अ लिंक इन अ while. Then make your notes and then put yourself again and again in front of test, mock test. Fix your gaps, fix your errors. Like she said कि उन्होंने एक अलग से ही बुक बना रखी थी जहाँ पे वो शुरू में एरर्स लिख रहे हैं कि
कहाँ पे गलती हो रही, क्यों हो रही, वो भी एक इंट्यूटिवली 2-3 महीने में डेवलप हो जाता है कि सेम गलती रिपीट होगी, तो फिर मतलब दैट जस्ट स्टूपिड, डोंट डू दैट। एंड बिकॉज यू आर पुटिंग इट आउट देयर ऑन अ बुक, तो आप यू आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स वेरी रियल एंड यू विल बी लेस लाइकली टू रिपीट इट। दिमाग में रखोगे, you will take it very easily, let it pass on, probably you will commit the same mistake again, and continuously taking feedback on your answers and everything from a mentor. And so that's what the point is, don't मतलब be a part of a system जहाँ पे accountability maintain रहे, आप continuously test दे रहे हो हर हफ्ते। I think you were writing a lot of समाचार मंथन, that weekly thing जो आप Yes, बता sir. रहे हो, तो करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चंस भी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, नॉट जस्ट सम कोर्सेज एक्सेट्रा, एंड द सिस्टम विल डू द हैवी लिफ्टिंग फॉर यू। तो ये जो पीवाई क्यू एनालिसिस है, ये सब है, व्हाट आई विल आल्सो शो यू the thing that we have done. So this is the platform we have created, Shivali. The thing that you Yes. were doing, this is a PYQ micro theme platform that we give to जो आप जिस प्रोग्राम में आप थे इस साल से यूएपी में, this is what they get access to। तो अब उनको कोई जरूरत नहीं है, फॉर ईच सब्जेक्ट दे आर अवेयर कि कौन सा टॉपिक से कहाँ करना है। यू कैन सी द नंबर ऑफ Yes, sir. मेंस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड दिस Yes. इज अगेन click on it, and or now we have developed the same thing for current affairs also. So we have divided current affairs also for micro theme. So for example अस्तनारी सशक्त परिवार अभियान, तो वी नो की स्कीम क्रॉस हेल्थ एक माइक्रो थीम है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। Yes, So sir. click on that and you will have all the information here. So current affairs का भी we have created micro theme platform for, so in the same program that you were part of, that is UAP. And these are the things, like we record almost every conversation for like whatever happens, we want to actually see कि improve हो रहा है कि नहीं आंसर में, पहले टेस्ट से लेके हर टेस्ट में improvement हो रहा है कि नहीं, that is the accountability I think mentor also takes. So anyone who is looking for kind of mentorship, they can just reach out in the chat, and please write your questions below, she will be able to answer. आई थिंक बुक लिस्ट क्वेश्चन तो सबको पता है, whoever asked, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, जस्ट डू अ गूगल, आई एम श्योर। आपने कोई भी ऐसा वियर्ड बुक यूज किया है अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवरीवन टेल्स? नो सर, वो तो अगर मैंने नथिंग, किया है तो शी वो वाज, मैंने हाँ खराब हाँ, कर दिया, वो हाँ, टाइम वेस्ट किया है। करेक्ट, शी वाज, लाइक आई सेड, हर कोई वही बुक ले रहा है, ऐसा कुछ हम्म। भी नहीं है। मैम, डिड यू हैव एनी प्लान बी? So I will suggest you to have plan B, though I did not have one. But if you have plan B, just make sure you're not compromising on your plan A. So मतलब you were completely focused, I think you dropped your PhD plan also, so you were यस, pretty दैट much, वाज, हाँ, तो अगर मैं पीएचडी करती रहती तो शायद मेरा प्लान बी होता, और तब मैं शायद इतना एफर्ट डालती भी नहीं। मुझे लगता कि यार एटलीस्ट आई एम अ पीएचडी, आई एम गेटिंग अ प्रोफेसर जॉब, व्हाट्स द बिग डील। बट देन आई टुक दैट स्टेप, ऑल्दो माय फ्रेंड्स एंड माय पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दैट थिंग, बट देन अगेन इट इज योर थिंग, राइट? यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। कृष्णा इज आस्किंग, एंड आई आल्सो वांट टू आस्क दिस कि यार जब मल्टीपल प्रीलिम्स में समझ में आ रहा है कितनी फाइट मार रहे हो आप, एंड आई आस्क दिस टू श्री लक्ष्मी आल्सो, पर सिमिलर ही स्टोरी है, उन्होंने भी 6 अटेम्प्ट दिए, 5 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट इवेंचुअली एक अटेम्प्ट में तीनों स्टेज निकल गया। शी आल्सो मेड इट टू द रिजर्व लिस्ट, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि एक सिमिलर स्टोरी, आई वाज इन टच विद यस सर। श्री लक्ष्मी। तो मतलब हाउ डू यू गैदर योरसेल्फ बैक कि मतलब ठीक है यार, मतलब ओके, मतलब लास्ट टाइम पे तो आई थिंक 1-2 नंबर से रह गया था सी सेट, एंड प्रॉब्लम विद यूपीएससी इज कि अब पूरा एक साल वेट करना है, सो इट्स यस नॉट सर। लाइक कि मतलब हाउ डज दैट वर्क, दैट माइंडसेट, हाउ डू यू गैदर योरसेल्फ बैक कि वो अभी फेथ है, हो जाएगा यार, फेथ है, वो कर लेंगे। सर अब मैं उसमें क्या करती Realistically, थी। I am asking like very realistically because this situation can arrive to almost there were 100 people here, तो किसी के भी साथ हो सकता है ये। सर मैं ना बहुत रैशनल फैक्टर्स लिख लेती थी एक बुक पे। आई हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज एंड एनालाइजिंग थिंग्स। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर तो मेरे अंदर विल नहीं है और करने की, मैं और पुट इन नहीं कर सकती, अगर मैं मेहनत नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूंगी। पर व्हेन आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, आई वाज रेडी फॉर इट। सो दैट इंटरनल फोर्स वाज ऑलवेज देयर कि ये एग्जाम निकालना है। तो आई थिंक दैट वर्कड वे फॉरवर्ड। मतलब पीपल अराउंड मी यूज्ड टू थिंक यार इतनी इंटरनल फोर्स कैसे आ जाती है। बट आई थिंक इट वाज रियल नेचुरल फॉर मी, पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं ना फैक्टर्स एनालाइज करती थी कि एग्जाम रुक क्यों रहा है। जैसे मेरे पहले 2 अटेम्प्ट तो मेरे को ऐसा लगा कि यार वो तो मैंने ऐसे ही दे दी, मुझे नहीं पता था कि इतने अटेम्प्ट्स लगते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में, बिकॉज आई नेवर केम टू दिल्ली, आई ऑलवेज स्टेड इन माय यूनिवर्सिटी एंड प्रिपेयर्ड। सो अरे मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता है, एंड देन यू हैव टू गिव लाइक 4 अटेम्प्ट्स टू क्लियर दिस व्हेन आई एंटर दिस प्रिपरेशन। सो व्हेन आई वाज गिविंग दिस फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, मैं सोचा चलो उनको तो कैलकुलेट ही नहीं करते। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स रह गया, ठीक है, वो रह जाता है, सबका फर्स्ट रह जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में ठीक है, सी सेट रुक रहा है, उसको तैयारी
तैयार किया जा सकता है. देन थर्ड थिंग आई यूज टू डू, मैं ना आंसर्स निकाल लेती थी, टॉपर्स की आंसर कॉपीज अवेलेबल होती हैं, एंड देन आई यूज टू रीड व्हाट दे राइट, और क्या वो लिखते थे, क्या वो सोचते थे. फिर मैं क्या करती थी, कई बार तो मैं उनकी कॉपीज पे ना हाथ रख लेती थी और मैं खुद आंसर सोचती थी कि मैं ये लिखूंगी. देन आई यूज टू लुक, ओके इसने भी ऐसा ही लिखा है, कई बार तो मैं अच्छा सोच रही हूँ, इसने खराब लिखा है. दैट दैट वाज द स्ट्रेटजीज आई यूज टू गैदर कि नहीं, दिस कैन बी डन, आई हैव दिस थिंग इन मी, आई कैन डू दिस. सो दैट बिलीफ आई थिंक रियली वर्कड वेरी वेल. वो बिलीफ था कि यार हो सकता है, और अगर शुरू किया है तो मुझे तो, मेरा तो हमेशा है कि उसको खत्म कर कर ही मैं हार मानूंगी, जब तक यूपीएससी फाइनली नहीं बोल देता कि यू आर नॉट रिकमेंडेड in my last attempt, then I'll leave it. So I had that thing in me, in like, and that fortunately it turned good. Yeah, got it. Yeah. Folks, I put in the WhatsApp link for UAP. If you have any query about that, you can ask. I think we have covered almost everything. If someone is asking, did you only take UAP mentorship as a coaching या पहले के अटेम्प्ट में भी कोई क्लासरूम या कुछ किया है आपने या फिर नहीं, यूएपी? कुछ नहीं किया सर मैंने यूपीए की. हाँ जी, मैंने ओके कोई कुछ. एंड क्विकली इफ यू कैन टेल एनवायरनमेंट के लिए क्या सोच था और इकोनॉमी के लिए क्या सोच था? सर इकोनॉमी के लिए एक विवेक सिंह जी की बुक आती है, वो करेक्ट. पढ़ी थी मैंने. और उनके विवेक सिंह जी के ही 550 क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू. एंड फॉर इन्वायरमेंट आई डिड शंकर आईएएस का किताब जो आता है, आई डिड दैट. ओके. यस. Rahul, PYQ analysis, it's not her book. She just made a printout of all the PYQ and annotated. So just download her micro theme PYQ. उस पे आप annotate करके you can have a print. It's not her. She did not create a book. She just took all the PYQ printout and उस पे she was attempting. I have missed three prelims with very small margins. I still don't have consolidated one-pager notes, but I have read multiple times books. Is it a good time to do one-pager notes? Like she's asking, Aditi is asking कि मेरे तीन One pager prelims. notes for mains, then yes, for mains you should make notes. We still have like November and December you can contribute, Hmm. because जनवरी से तो फिर वो प्रीलिम्स का बुखार शुरू हो ही जाता है, बट ऑप्शनल यू कैन स्टिल डू इन जनवरी एंड फेब्रुअरी ऑल्सो. बट मेक श्योर once prelims is out, you will not be able to pick up new things. आपने जो कर रखा है फिर वो उसी टाइम वही काम आएगा, एंड ऑल प्रैक्टिस, दैट इज ओनली गोइंग टू वर्क. Okay. Current affairs का she has already she has started the session with current affairs only कि रोज न्यूज़पेपर का ऐसा कुछ नहीं है. Yes, this will be uploaded on YouTube. Language paper का what was your English and one was mother tongue? पंजाबी, आई डिड पंजाबी. तो उसका कुछ अलग से था या सिर्फ पीवाईक्यू देख लिया था एंड दैट्स सर ऑल? पीवाईक्यूज ही किया था उसका मैंने, और वो रिपीट हो जाते हैं लैंग्वेज में. ओके. हाँ जी. समझ आस्किंग चैट जीपीटी का क्या सीन है, आपने कैसे यूज किया है, क्या वो सही था नहीं था, रिलाई कर हाँ, सकते? वो कर सकते हो आप, अच्छे से रिलाई करो. कई बार तो मैं आंसर्स भी चैट जीपीटी से लिखवा लेती थी, फिर देखती थी कोई डायमेंशन मैं मिस कर रही हूँ, तो देन आई यूज्ड टू. या दैट्स अ गुड वे टू रिसर्च कि या यस, where's the gap. चैट जीपीटी सर्व्स द पर्पस. Yeah. I'm not able to clear CSAT. She extendedly talked about her CSAT approach. Focus on PYQ. Start with like PYQ. Don't worry about the math part. Develop the यस. aptitude. No, she did not make separate notes for prelims and mains. उनका एक ही था. She was just annotating beside PYQ. But history, geography and वो सब GS के subjects तो I think you were sharing between prelims and mains, right? उसमें ही आप लिख रहे थे. Mains topics so similar. Book list is same. Elimination tricks, like I think it is something that you can't learn from others, like you said. यस, यू वो हैव आपको टू. करना ही पड़ेगा. You have to go through it. आप Uh, सारे पेपर करो, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे एलिमिनेशन, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. yeah. Nobody can Great. teach. I think we are done with the Yes, sir. session. Thank you so much for finding time, Okay. Shivali. Okay, sir. Thank We'll you. in future we'll sit down and learn more from you whenever Thank you. you're available. Thank you so much for finding time.